हाय दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज जो है हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। और इसके अंदर पूरा हम क्या करने वाले हैं, आज ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ें नहीं है, आज सिर्फ आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ तो हम समझ के नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैं किसी का नाम तुम्हें बता दूँ, आप नाम तो समझ के नहीं ले सकते। तो इसलिए आज के सेशन में जो जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक आध दो चीज़ें जो आपको समझनी है, बाकी सब तो लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, पहले तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में। मतलब ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैन यू रिकॉल है, पिछले साल का है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए के अंदर हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है डीएनए। ओके, सो डीएनए इज द कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और जीन भी बोलते हैं कई जगह पे, लेकिन जीन आंसर एग्जाम में मत लिखना। जीन्स का मतलब ही होता है ना कि डीएनए का एक अगर पार्ट ले ले तो उसे ही जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीन्स इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत लिखना। ठीक है, दैट आई विल रिकमेंड। ओके, सो डीएनए इज द आंसर। नेक्स्ट, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स। फिजिकल मतलब आपकी जो बॉडी है, उसके बॉडी के कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर देख लीजिए, आपके जो कान है, उन कान का साइज जो है, वो साइज आपके मम्मी पापा से मिलता जुलता होगा, कोई तो एक से। ऐसा नहीं है कि दोनों से ही मैचिंग होना चाहिए, किसी एक से हो सकता है। ठीक है, आपकी जो उंगलियां है, उंगलियों की लेंथ जो होती है ना, वो किसी से तो मैचिंग हो सकती है। ओके, और मेंटल कैरेक्टर्स मतलब आपकी जो इमोशंस है, आप किस तरीके से हर एक चीज के बारे में सोचते हो, इसे हम कहते हैं मेंटल कैरेक्टर्स। तो ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमने सीखा हुआ है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। बस इस साल की डेफिनेशन में फर्क इतना ही है कि यहाँ पे ऐड हो जाता है वाया जीन्स, मतलब जीन्स की मदद से। ठीक है, तो वाया जीन्स, इतना इस साल की डेफिनेशन में आपको ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम ही ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था। तो इसका आंसर आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ऐसा आपका आंसर आएगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा के रखी है। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेसिस मतलब ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, ग्रीन कलर, यहाँ पे ये फिर गुआनाइन, साइटोसाइन, ये सब के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं तो ये सब होते हैं नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है, उसके अलावा डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर उसको बनाने में काम आती है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए, सब कुछ लर्न ही करना पड़ेगा। यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अच्छा, फिजिकल एंड मेंटल की जगह यहाँ पे बायोलॉजिकल शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बायोलॉजिकल का मतलब ही होता है जो भी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उसे हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहेंगे। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। ये आपकी इस साल के लिए डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस साल 10th स्टैंडर्ड में आप पिछले साल की डेफिनेशन मत लिखना, आपको शायद मार्क्स ना मिले। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जोहान ग्रेगोर मंडल, सॉरी मंडल नहीं है, मेंडल है। ठीक है, तो जोहान ग्रेगोर मेंडल कह लो या फिर ग्रेगोर जोहान मेंडल कह लो। ठीक है, पिछले साल तो हमें ग्रेगोर जोहान मेंडल था। सो ही इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, आज की जो जेनेटिक्स है उसका पायोनियर कहा जाता है, मतलब शुरुआत में जो है उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity। तो आपने पिछले साल पढ़ा हुआ कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे अकॉर्डिंग टू द पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट उन्होंने लिया था और उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, तो ये जो था 1886 के अराउंड ये जो समय था, तब इन्होंने ये किया था और इन्होंने बहुत समय लगाकर बहुत अच्छी रिसर्च की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इन 1900
1901 the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of ह्यूगो दे व्रीज। तो क्या हुआ था, देखिए हमें पता है कि हेरेडिटी तो होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है कि बच्चों में माँ बाप से अलग भी होती है। मतलब आप टोटली अपने माँ बाप की कॉपी हो क्या, नहीं हो, आप में कुछ तो चेंजेस है। आपके जो ये आपका जो फिजिकल कैरेक्टर्स है, आपके मेंटल कैरेक्टर्स है, इसमें कुछ तो चेंजेस होते हैं। ओके, और ये जो चेंजेस है इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब बदल जाना। ओके, सो म्यूटेशनल थ्योरी किसकी थी, ह्यूगो दे व्रीज की। कब की थी, 1901 की। किसके लिए थी, द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंजेस। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसके लिए ये म्यूटेशनल थ्योरी थी। उसके बाद Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the pair of chromosomes in the cells of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था। ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स के बारे में किसने पता किया, तो वॉल्टर एंड सटन। इन्होंने 1902 में ग्रासहॉपर के क्रोमोसोम्स देखे, और ग्रासहॉपर में भी पेयर्ड क्रोमोसोम रहते हैं, जैसे इंसानों में पेयर्स में रहते हैं ना। ठीक है, वैसे ही ग्रासहॉपर्स में भी पेयर्ड क्रोमोसोम्स रहते हैं। ओके, उसके पहले किसी को पता नहीं था। उसके आगे देखिए और क्या है, उसके आगे और भी एक साइंटिस्ट, हमारे पास 2-3 साइंटिस्ट के नाम है। देखिए, रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। अब ये समझ में आ गया था कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, क्योंकि जीन्स डीएनए में होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, मतलब जीन्स क्रोमोसोम में होते हैं। करेक्ट। सो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जो जीन्स थे उनके बारे में और भी रिसर्च शुरू हुई, थ्रू विच 1944 अ ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रायो मतलब तिगड़ी। ठीक है, सो ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑस्टवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कोलिन मैक्लियोड proved that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रूव किया, किस किस ने, ऑस्टवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लियोड। इन्होंने क्या प्रूव किया कि वायरसेस को छोड़ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल, मतलब उनके जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो डीएनए होता है। ओके, सो सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सारा जो उनका जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें डीएनए में स्टोर्ड होती है। ऐसा किसने पता लगाया, इस ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ने 1944 में। और वायरसेस में भी, कुछ वायरसेस पे होता है। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या है। In 1961, the French geneticists, जेनेटिसिस्ट का मतलब जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। तो द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट Francois Jacob and Jack Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मॉडल बनाया था, मॉडल तैयार किया था कि जो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब जो हमने पिछले सेशन में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह पढ़ा था, ये सारी चीजें बैक्टीरियल सेल्स पे कैसे होती है वो किसने बताया लगाया था, फ्रेंच जेनेटिसिस्ट Francois Jacob and Jack Monod in 1961. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA। तो DNA में जो जेनेटिक कोड्स होते थे, मतलब कैसे न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट होगा, कैसे उससे जो नया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होके बनेगा mRNA, फिर उसके बाद उससे और भी बनेगा कुछ कुछ, तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे होती है, वो सारी चीजें। ओके, सो इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन द DNA। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged which has vast scope in the field of genetic engineering। तो आजकल क्या करते हैं कि ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीएनए को पहचानना भी ये सीख गए हैं और डीएनए में भी कुछ चेंजेस करके क्वालिटी को, क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी सीख गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले साल आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर के बाद एक और चैप्टर कोई तो पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि जो
अपने एनवायरनमेंट, आई थिंक इट वाज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके अंदर हमने देखा था कि क्या हुआ था, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है उसका चेंज करके उसको और भी इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इसमें ही ये जो डीएनए का काम आता है, इसमें ही आता है कि जेनेटिक मटेरियल को और भी इम्प्रूव कर रहे हैं साइंटिस्ट, जिससे कि हमें और भी अच्छे क्रॉप्स वगैरह मिले ऑफ गुड बेटर क्वालिटी। ओके, अब ये समझ में आ गया। अब उसके आगे देखिए यूजेस के बारे में अगर बोले तो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ हेरिडिटी, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज हेरिडिटी यूज्ड फॉर, व्हाट इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक है, तो उसका आंसर आ सकता है द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, पहली बात तो क्या देखो, डायग्नोसिस मतलब पता करना, मतलब अभी आजकल कोरोना वायरस का चल रहा है तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो टेस्टिंग कराते हो, ठीक है, उसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव निकल गया तो मतलब है कि आपका कोरोना वायरस डायग्नोज हो गया है, आप में कोरोना वायरस मिला है। और वो अगर नेगेटिव आ गया तो नहीं हुआ है डायग्नोज। ओके, सो डायग्नोसिस का मतलब होता है टेस्टिंग कि आप में है या नहीं है। ओके, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पिछले साल हमने जो म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स होता है, म्यूटेशन इन जीन्स होता है, अरे यार लाइट चली गई ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, इन सब बारे में पता चलने के लिए हमें हेरिडिटी की साइंस पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें हेरिडिटी की साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट मतलब उसको ठीक करना, एंड प्रिवेंशन, उसको हम रोक कैसे कर सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक सेकेंड, ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपने पिछले साल देखा होगा कि जो हाइब्रिड चीज़ें हैं वो आजकल ज़्यादा आने लगी है, जैसे कि प्लांट्स में अभी हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, एनिमल्स को हाइब्रिड बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, जहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में या फिर कह लो लैबोरेटरी वगैरह में, यहाँ पे साइंस ऑफ हेरिडिटी का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये भी सॉल्व करने पड़ेंगे। कैन यू टेल, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं बोलूंगा 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक देखो। ठीक है, आपके पास अगर नहीं है तो एक सेकेंड मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा मेरे लिए। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये नहीं यार, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, सिर्फ 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं आपके लिए वो लेसन निकाल देता हूँ। मैं हट जाऊँ थोड़ा, किधर है वो लेसन? इससे भी नीचे था क्या? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट मेरा जो वीडियो था वहाँ पे भी मैंने बताया। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर और लेबलिंग तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, एंड यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, राइट? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये वाला जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये आप लिख सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है विथ गुआनाइन, जो दिख रहा है ना यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक आप डीएनए के लिए लिखेंगे। ओके, डीएनए का हो गया। यहाँ पे लेबलिंग नहीं दी हुई है, रुकिए, हाँ ये यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे आपको सबको ड्रॉ करना है और लिखना है नोटबुक में। दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, भले एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन 11th-12th की तैयारी अभी से ही करनी है ना। आप तब की बुक्स तो नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, मैंने बताया आपको बुक्स पढ़ने को, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए आप क्या करो, कम से कम इतना तो भी कर लो। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। उसके आगे आरएनए स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स। ठीक है, आपको ये सब लिखना है। यार बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, चलिए जी,
हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बैक टू आवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने डायग्राम आपको दे के ही रखे हैं, तो यहाँ से भी आप ले ही सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मीनिंग बताना है और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का नाम बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज द डिसीज विच इज हैपेंड ड्यू टू अ चेंज एंड म्यूटेशंस इन द डीएनए सीक्वेंस इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर किसी के डीएनए में कुछ बदलाव हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन का मतलब हम जानने वाले, बदलाव ही होता है एक्चुअली उसका भी मतलब, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, उसकी वजह से कुछ डिसीज हो सकती है। द म्यूटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द एरर इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल or any other external factors like smoking, radiation which causes changes in the DNA sequence। ठीक है, तो स्मोकिंग और रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वगैरह है वो सब बदल सकता है, और वो बदल सकता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या गड़बड़ होती है वो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ के समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट डिसीजेस which may be caused due to the genetic disorders like sickle cell anemia, cystic fibrosis, Huntington's disease, albinism, alpha and beta thalassemia etc। ठीक है, तो क्या क्या है, देखो पहली बात तो सिकल सेल एनीमिया मतलब हमारे जो हीमोग्लोबिन सेल्स है वो जो गोल रहते हैं वो मून शेप के हो जाते हैं। ओके, जो हाफ मून रहता है उस शेप के, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब हमारी आंखों का एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद जो एल्बिनिज्म है, जो थैलासीमिया मतलब हमारे एक ब्लड का एक टाइप का कैंसर होता है या फिर ब्लड का एक टाइप का डिसऑर्डर होता है। तो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। एक्चुअली ये बीच में था, ट्रांसलेशन के बीच में, आई थॉट आई शुड अवॉइड इन द बिटवीन, नहीं तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा फालतू में। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनके बारे में क्या बोला है, अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड। तो जो अलग अलग अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें से 20 अमीनो एसिड के लिए जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, ये ट्रिपलेट कोडॉन्स का कुछ फिक्स वैल्यू होता है, और वो फिक्स वैल्यू निकालने में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। ही वाज ऑफ इंडियन ऑरिजिन मतलब वो इंडिया में रहते नहीं थे लेकिन एक्चुअल में इंडियन थे। ओके, फॉर दिस वर्क ही हैज बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1968 अलॉन्ग विद 2 अदर साइंटिस्ट। ठीक है, तो और भी 2 साइंटिस्ट के साथ उनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। तो आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ ये हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना खड़े हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक अकेली ही आपको मिलेगी नेट पे इनकी कलरफुल फोटो, और यहाँ पे रिसर्च करते हुए आपको दिखेंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं। आगे है हेरेडिटी एंड म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यार अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक ठोको। ठीक है, फटाफट लाइक करो। चलिए, तो अब देखते हैं हेरेडिटी और म्यूटेशन का क्या संबंध है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दोस जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली बिना किसी चेंज के डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किए जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब अपने पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में आ जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोस जीन्स। ठीक है, तो उन जीन्स में एक सडन सा चेंज आ जाता है। ठीक है, एकदम से ही चेंज आ जाता है। समटाइम्स any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटो दिया है कि अगर इस जीन में, जीन मतलब डीएनए का हिस्सा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप भूल मत जाना। ठीक है, तो जीन जो है मतलब डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका अगर सीक्वेंस बदल जाए या फिर उसकी पोजीशन बदल जाए जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी, तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि जो हमारा जो एमआरएनए वगैरह बन रहा था इस सब में चेंजेस होगा, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन बदल गया। इसकी वजह से क्या होगा, उस न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन बदलने की वजह से उसके साथ जो जुड़ने वाला था, उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ने वाला था टू फॉर्म द एमआरएनए, वो भी बदल जाएगा, और फिर एमआरएनए भी बदल जाएगा, और एमआरएनए बदलने की वजह से उसके अंदर जो ट्रिपलेट कोडॉन्स बन रहे हैं वो भी बदल जाएंगे, और ट्रिपलेट कोडॉन्स बदलने की वजह से जो हमारे टीआरएनए आके यहाँ पे बैठते हैं वो टीआरएनए भी बदल जाएंगे। तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी और क्या हो जाएगा,
कुछ कैरेक्टर्स बदल जाएंगे इन द ऑफस्प्रिंग्स। ओके, दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन, इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, some mutations may be minor but some may be considerable। considerable मतलब ही कि उसका जो है काफी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मल डीएनए में जो है यहाँ पे CTC होता है, यहाँ पे क्या होता है CTC होता है, मतलब साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन या फिर साइटोसिन थाइमाइन साइटोसिन। जबकि सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन्स में ये जो थाइमाइन है उस थाइमाइन की जगह एडिनाइन आ जाता है। ठीक है, उस थाइमाइन की जगह क्या आ जाता है, तो उस थाइमाइन की जगह आ जाता है एडिनाइन, और उसकी वजह से ये सीक्वेंस बदल जाता है, और सीक्वेंस बदलने की वजह से जो आरएनए है वो भी बदलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिनाइन है तो उसके साथ जो है यूरासिल पेयर होगा, और यहाँ पे तो थाइमाइन था तो थाइमाइन के साथ तो एडिनाइन पेयर हुआ था। तो ये जो आरएनए इसका सीक्वेंस GAG और यहाँ पे आरएनए का सीक्वेंस है GUG। ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में भी क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो होते हैं। दिस इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब वो क्या है वो आगे पढ़ने वाले, बस इतना समझ लो कि ये जो म्यूटेशन चलता रहता है ये हमेशा चलता रहता है, और कुछ म्यूटेशन जो है वो नॉन कंसिडरेबल होते हैं, मतलब उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, जबकि कुछ म्यूटेशन होते हैं उनसे अपने को हार्म भी हो सकती है और कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये अब एवरलास्टिंग क्यों, ये हमेशा क्यों चलता रहेगा, क्योंकि हमें जो है अपने नेचर के साथ चेंज होना पड़ता है। ठीक है, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ चेंज होना पड़ता है, और ये चेंज होने के लिए म्यूटेशन जरूरी होता है, बस म्यूटेशन होता रहेगा। ओके, समझ में आ गया? नाउ कैन यू रिकॉल के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इलियम। अच्छा, आपने अगर ये ना पढ़ा हो तो नेशनल साइंस ओलंपियाड के न्यूट्रिशन के वीडियोस जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इलियम। ठीक है, और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सीकम। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे होता है हमारा अपेंडिक्स, ये छोटा सा पार्ट। ओके, ये होता है हमारा अपेंडिक्स। अब देखिए इसका क्या फंक्शन होता है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स में इसका फिलहाल कुछ फंक्शन नहीं है। ओके, ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है अपने पास। ओके, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब वो पहले काम आता था लेकिन अब काम नहीं आता। इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। हाउएवर इन रूमिनेटिंग एनिमल्स इट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए रूमिनेटिंग एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो घास चारा खाते हैं। ओके, अब देखिए घास क्या है, घास इज द रॉ प्लांट्स। ओके, रॉ प्लांट्स है, एकदम कच्चे वाले प्लांट्स है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर की जो सेल वॉल होती है वो एकदम कड़क रहती है बिकॉज ऑफ द सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट सेल की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, आपको पता होगा, और उसको हमें ब्रेक डाउन करने में, डाइजेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, और ये जो अपेंडिक्स होता है वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन इंसान जो है वो घास खाता नहीं है, तो इसलिए इंसान को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इंसान जो है वो आजकल सिर्फ कुक्ड फूड ही खाता है, नहीं तो ककड़ी बकड़ी खाता है, उसके अंदर कुछ खासा सेल्यूलोज होता नहीं, तो इसलिए जो है अपेंडिक्स जो है अब इंसानों में काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, इसलिए आप घास खा ही नहीं सकते, घास खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड। क्या हमारे जो विजडम टीथ, अच्छा विजडम टीथ मतलब जो हमारे 4 लास्ट वाले टीथ रहते हैं ना, ये वाले। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पीछे वाले जो 4 दांत होते हैं ना, 1 2 3 और 4, ये जो 4 दांत होते हैं, क्या ये सच में काम करते हैं? तो मैं बता दूं कि इट इज ऑल्सो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो विजडम टीथ है ना, इसका भी हम यूज नहीं करते, और ये तो इतना पहले से हम यूज नहीं करते हैं कि आजकल तो कुछ लोगों को विजडम टीथ आते ही नहीं। जैसे मेरी जो आंट है, ठीक है, मेरी आंटी है, उनको विजडम टीथ ही नहीं आए हैं। ओके, एंड इत्तेफाक की बात देखो, शी इज अ डॉक्टर ऑफ डेंटिस्ट्री, मींस शी इज अ डेंटिस्ट ओनली, और उनको वो दांत ही नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज Why did the huge animals like dinosaur become extinct? मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स थे डायनासोर जैसे, वो गायब कहाँ हो गए? देखिए इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स आर स्पेक्यूलेटेड मतलब इनके ऐसा लगता है
to have become extinct due to the geological events like collision of comets or asteroids with earth, volcanic eruptions etc. तो ये क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि जो कॉमेट्स होते हैं या फिर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं स्पेस में, ये सब अर्थ के ऊपर आके टकराए हो और उसकी वजह से ये सारे जानवर खत्म हो गए हो, या फिर दूसरी थियरी कहती है कि वॉल्केनिक इरप्शन बहुत सारे हुए, उसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are many species of animals and birds getting extinct? बहुत सारी birds और animals की ऐसी species है, ऐसे types है जो आपने सुना होगा कि वो आजकल गायब ही होते जा रहे हैं, वो अर्थ पे से extinct होते जा रहे हैं। extinct मतलब पूरी उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई। ठीक है, जैसे जो टाइगर है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा अगर आप इंडिया में रहते हो, कि हमने जो है सेव टाइगर के बहुत प्रोजेक्ट्स चलाए हैं और आज इंडिया में काफ़ी टाइगर्स है, लेकिन एक समय पर ये 500 से भी कम बचे थे इंडिया में। आज 8000 के ऊपर है, एक समय पे 500 से भी कम बचे थे। देखिए, एक्सटिंक्शन की कगार पे थे, लेकिन हमने उसे बचाया है। अब देखिए क्या है, ये क्यों हो जाते हैं? पहली बात तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कुछ एनिमल्स ही ऐसे रहते हैं, कुछ बर्ड्स ही ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत मस्ती होती है। ये क्या करते हैं, ये जिनकी इतनी हद है, इनकी जो जितनी हद है उससे भी ज्यादा ये सब खाने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वाइल्ड एनिमल ले लिया, ठीक है, उस वाइल्ड एनिमल ने क्या किया, बहुत सारे प्राणियों को खा लिया, और ऐसे कई सारे वाइल्ड एनिमल है जो ऐसा ही कर रहे, खा रहे ऐसे। तो क्या होगा, जिसको वो खा रहे हैं वो खाना उनके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और खाना ही नहीं बचेगा, तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ इनके पास जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब इंसानों का आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, उसकी वजह से जो है कुछ जानवरों के पास अपना घर ही नहीं बचता और इसकी वजह से इनको मार दिया जाता है। जैसे आजकल आपने हाथियों के बारे में सुना होगा, केरला में बहुत दुखद घटना घटी है कि नहीं, एक हाथी को मार दिया गया ऐसे ही क्योंकि वो ह्यूमन बस्ती में आ गए थे। अब क्या कर सकते हैं, उसके पास फॉरेस्ट नहीं बचा होगा इसलिए तो वो ह्यूमंस की बस्ती में आई होगी। सो लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फूड। कभी कभी खाना नहीं मिलता, इसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से जो फिश वगैरह है उसको स्पेशली, ठीक है, जो हमारे वाटर्स है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और उसकी वजह से काफ़ी सारी जो मछलियाँ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ओके, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ मतलब वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों की फिश, जेलीफिश, फिर वहाँ पे सी हॉर्स वगैरह ऐसी कई सारी प्रजातियों के एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत पोल्यूशन होने की वजह से एक्सटिंक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद पोचिंग और हंटिंग, जैसे टाइगर्स का मैंने बताया, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि उनको बार बार मार दिया जा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पेशली जो पोल्स पे एनिमल्स रह रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, जैसे पिंगविन्स हो गए, फिर सील्स हो गए, ये सबको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पोल्स की सारी बर्फ खत्म हो जाए तो पिंगविन्स मर जाएंगे, क्योंकि पिंगविन्स को जो है लैंड पे रहने की आदत होती है, वो सी में थोड़ा बहुत तैर सकते हैं लेकिन वो रहते लैंड पे ही, तो इसलिए पिंगविन्स की मौत हो जाएगी अगर क्लाइमेट चेंज और ऐसे ही बढ़ता रहा तो। एंड टुडे इज 5 जून, टुडे इज सेव एनवायरनमेंट डे। प्लीज यार, एनवायरनमेंट की कुछ तो कदर करो, पानी मत वेस्ट करो। ठीक है, पानी मत वेस्ट करो, झाड़ों को मत काटो बड़े होने के बाद। ठीक है, ऐसा मत करना, डोंट डू इट। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, डैम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अब अगर इंसानों ने रोड बना दी, ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ऐसा एक रीजन है, ठीक है, हमारे ऐसा एक रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बीच में से एक रोड बना दी। अब ये क्या था, पूरा फॉरेस्ट था, ठीक है, और इसके अंदर मैंने रोड बना दी। अब क्या होगा, देखिए होगा ये कि अगर यहाँ पे जो है सिर्फ मेल एनिमल्स रह रहे हैं, मतलब सिर्फ जो क्या कहते हैं, जो मर्द है वो रह रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जो मेल एनिमल्स है वो रह रहे हैं, और इस साइड पे सिर्फ फीमेल एनिमल्स रह रहे हैं, तो मुझे बताओ इन एनिमल्स के नेक्स्ट जनरेशन कैसे पैदा होगी? कि ये रोड के दूसरे साइड पे रह रहे हैं और यहाँ से ट्रैफिक जाता रहता है और इसकी वजह से ये जो है रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे जानवर मरेंगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे तो सबको मरना है, राइट, और इनके बच्चे भी नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर डैम्स कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डैम की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो पानी में चला जाता है। ठीक है, बहुत सारे एरिया में पानी भर जाता है ड्यू टू द डैम, और इसकी वजह से जो जानवर वहां पे रहते हैं हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से जो है एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये आप आंसर में लिख सकते हो।
नेक्स्ट इज, अभी है हमारे आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है, बस टेंशन मत लो, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन से हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। देखिए क्या है, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या बोला है, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब फटाक से, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ही हो गया, लेकिन इवोल्यूशन मतलब छोटा छोटा चेंज होता जाता है, धीरे धीरे चेंज होता जाता है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे कि एग्जांपल तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इंसान जो है उसके अंदर ये सारे चेंजेस होने में लाखों करोड़ों साल लगे। ठीक है, तो ये जो लाखों करोड़ों साल लगे हैं इसे तो हम इवोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, वो कंटिन्यूअसली लेकिन स्लोली चलता रहता है। ओके, एंड इट इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डेवलप तो होते हैं लेकिन बहुत स्लोली होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। ठीक है, तो जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर में सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस, अब जो भी चेंजेस होते हैं जैसे कि स्टार में चेंज हो गया, प्लैनेट में कुछ बदल गया, जो अर्थ के ऊपर जो बायोस्फीयर है मतलब जो प्लांट्स वगैरह है, एनिमल लाइफ है, ये सब में चेंज हो गया, ये सारी चीजें हम इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा डिटेल में तो है नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution। ठीक है, तो आप evolution के लिए ये definition लिख सकते हैं, this is a good definition। ठीक है, so formation of new species, ठीक है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन ड्यू टू द चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस ऑफ सेवरल जनरेशंस, मतलब ये म्यूटेशन जैसा नहीं है, म्यूटेशन फटाफट हो जाता है, मैं आपको दोनों में फर्क बता रहा हूँ। ओके, म्यूटेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, झट से नेक्स्ट जनरेशन में ये हो जाता है, जबकि एवोल्यूशन के लिए बहुत सारी जनरेशंस लगती है। सो सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, एज ए रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब अपने नेचर में जो चेंज होते हैं उसके साथ साथ इंसानों को भी, उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी उसके साथ अडॉप्ट करने के लिए बदलना पड़ता है। ओके, इट इज कॉल्ड द एवोल्यूशन। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू। ओके, क्योंकि पहले जो है डेजर्ट प्लांट भी सादे प्लांट जैसे होते थे, अब देखिए कुछ डेजर्ट प्लांट्स ने क्या किया ना, धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाए। आज आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कैक्टस। ओके, तो कैक्टस के पास क्या रहते हैं, कांटे रहते हैं। अब ये कांटे क्यों रहते हैं, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें कांटे इसलिए रहते हैं क्योंकि जो कांटे हैं उसका सरफेस एरिया, जो लीफ रहती है उसके सरफेस एरिया से कम होगा। ओके, और उससे क्या होगा, जो पानी का इवेपोरेशन होता है उस लीफ में से वो कम होगा, इसलिए जो ड्राई एरियाज है वहां पे पानी की बचत होगी। करेक्ट, जबकि लीफ में क्या होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, उसकी वजह से पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है। ये समझ में आया? तो इसलिए जो कैक्टस है उसने अपने आप को बदला है विद टाइम और अपने आप को एडाप्ट किया है उस डेजर्ट के एनवायरनमेंट में रहने के लिए, जबकि कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जो एक्सटिंक्ट हो गए होंगे क्योंकि वो अपने आप को उसके अंदर ढाल नहीं पाए, अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये क्या है एवोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट सेशन से लेने वाले। तो मेरा एक दूसरा चैनल है, देखिए संकेत मनियार एकेडमी, इसके ऊपर आप जरूर जाइए। आज फ्राइडे, कल सैटरडे 5:30 बजे लाइव आने वाला हूँ मैं शाम को, तो आप जरूर मुझे देखिएगा। ठीक है, मेरे साथ बातें कीजिएगा। ओके, एंड पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट डाल सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा विद इन 1 डे। ओके, फॉर NTSC नोट्स, प्रैक्टिस पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, दिस इज माय इंस्टा आईडी। ओके, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। सो प्लीज दोस्तों लाइक करो सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनको भी ये सब नॉलेज मिलने दो यार, उनको भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उनको भी अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई एम संकेत मनियार एट द स्टडी शैक। ओके, सो बाय बाय।